मित्रों, अचिंत्यव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मनि समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सूर्य सिद्धांत के सप्तम अध्याय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय है ग्रह ज्योत्याधिकार। यह सूर्य सिद्धांत का सप्तम अध्याय है। सूर्य सिद्धांत के बारे में आप जानते हैं कि सूर्य सिद्धांत एक आर्ष ग्रंथ है और उसमें ग्रह ज्योत्याधिकार का विषय आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी हमें आशा है। ग्रह ज्योत्याधिकार में यह जानने की रीति बतलाई गई है कि ग्रह एक दूसरे के बहुत निकट कब होते हैं, कब कहाँ देख पड़ते हैं और इनका शुभाशुभ फल क्या होता है। ग्रहों का युद्ध और समागम तथा अस्त, इस विषय में जो श्लोक प्रस्तुत किया गया है वह इस प्रकार से है। तारा ग्रहाणामन्योन्यम स्यातां युद्धे समागमौ समागमः स सांकीन सूर्येणास्तमय सह। अर्थात भौम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि पंच तारा ग्रहों का आपस में युद्ध और समागम होता है। चंद्रमा के साथ जब इनका समागम होता है तो उसको, अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि जब पंच तारा ग्रहों का चंद्रमा के साथ संबंध होता है अर्थात समागम होता है तो इसको चंद्रमा के साथ समागम के रूप में ही जाना जाता है। परंतु जब यही पंच तारा ग्रह सूर्य ग्रह के साथ अपना समागम करते हैं तो कहा जाता है कि यह ग्रह सूर्य के प्रभाव में अस्त हो गए हैं। अतः हम कह सकते हैं पंच तारा ग्रहों का चंद्रमा के साथ समागम होता है, परंतु सूर्य के साथ इनका समागम ना होकर के सूर्य के प्रभाव में आने से ये ग्रह अस्त हो जाते हैं। हमारा अगला विषय है कि समागम हो चुका है या होने वाला है। इस बात की पुष्टि के लिए ग्रंथकार ने जो श्लोक प्रस्तुत किया है वह मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। शीघ्रे मंदाधिकेतीत योगो भवितान्यथा तयोः प्रागयायिनोरेवं वक्रिणोस्तु विपर्ययात्। प्राज्ञयायन्धिकेतीत वक्रिण्येस्त समागमः। अर्थात यह कहने का तात्पर्य है कि इष्ट काल में जिस ग्रह की गति मंद हो जाती है उसके भोग्यांश से यह शीघ्र गति ग्रह का भोग्यांश अधिक हो और दोनों ग्रह मार्गी हों अर्थात पूर्व की ओर जा रहे हों तो समझना चाहिए कि दोनों ग्रहों का समागम इष्ट काल के पहले हो चुका है। परंतु यदि ग्रह शीघ्र गति ग्रह का भोग्यांश मंद गति ग्रह के भोग्यांश से कम हो तो समझना चाहिए अभी समागम होने वाला है। परंतु यदि दोनों ग्रह वक्री हों अर्थात पश्चिम दिशा की ओर जा रहे हों तो उपरोक्त बातों की विपरीत इनका फल जानना चाहिए। शीघ्र गति वाले ग्रह का भोग्यांश अधिक हो तो समझना चाहिए कि समागम होने वाला है, यदि कम हो तो समझना चाहिए कि समागम हो चुका है। इसी तरह से यदि एक ग्रह मार्गी और दूसरा ग्रह वक्री हो और यदि मार्गी ग्रह का भोग्यांश वक्री ग्रह के भोग्यांश से अधिक हो तो इष्ट काल से पहले ही समागम हो चुका है। परंतु यदि वक्री ग्रह का भोग्यांश अधिक हो तो समझना चाहिए कि समागम अभी होने वाला है।
इस विषय की चर्चा करते हुए यदि इसको चित्र के माध्यम से समझाया जाए तो चित्र अभी आपके समक्ष नहीं है, परंतु यह चित्र भी आपको हम प्रदान करेंगे। तो चित्र के माध्यम से यदि देखा जाए तो यहाँ पर इन दोनों ग्रहों की स्थितियों को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। चित्र के माध्यम से बताते हुए हम ये कहते हैं कि एक चित्र में मान लिया आपने दो ग्रह का और खा हैं, उनका भोग्यांश का के का खा दो ग्रह हैं। यह स्पष्ट है उस ग्रह का भोग्यांश का के भोग्यांश से अधिक है। यदि खा की गति का की गति से अधिक हो तो यह प्रकट है कि खा का से और दूर होता जाएगा और दोनों का समागम अतीत हो जाएगा। परंतु यदि खा की गति मंद हो तो स्पष्ट हो जाता है कि का शीघ्र गति से चलता हुआ खा के पास पहुंच जाएगा और दोनों का समागम हो जाएगा। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे दो खिलाड़ी जब आपस में मैदान में दौड़ रहे होते हैं, एक का है और दूसरा खा है। यदि का खिलाड़ी की गति खा खिलाड़ी की गति से ज्यादा है तो एक ऐसा समय आएगा जब का खिलाड़ी खा खिलाड़ी को के पास पहुंच जाएगा और उनका आपस में संबंध बन जाएगा। परंतु इस बात का निर्धारण करने के लिए एक शर्त आवश्यक हो जाती है। यह समागम तभी होगा जब दोनों ग्रह एक ही दिशा में हों, दोनों ग्रह मार्गी हों, अर्थात उनकी चाल एक ही दिशा में हो। परंतु यदि दोनों ग्रह वक्री हैं, अर्थात एक दूसरे की विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं, तो फिर यहां पर खा की वक्री गति अधिक हो तो समागम होगा और कम हो तो समागम हो चुका है। यदि खा मार्गी हो और का बकरी हो तो दोनों का समागम हो चुका है। परंतु यदि खा बकरी हो और का मार्गी हो तो दोनों का समागम होने वाला है। यह जानने के लिए कि समागम किस समय होगा तथा किस स्थान पर होगा, इसके लिए आपके सामने अगला श्लोक प्रस्तुत है। ग्रहांतर कला स्व भुक्ति लिप्ता समाहता भुक्त्यंतरीण विभजेद अनुलोम विलोमयो द्वयोर्वक्रीं यथैकस्मिन् भुक्तियोगेन भाजयेत् लब्धं लिप्ताधिकं सोध्यं गतिदेयं भविष्यति विपर्याद् वक्रगतावेकस्मिन् तद्धनच्छयो संलिप्तौ भवेतां तौ ग्रहौ भगण संस्थितौ विवरं तद्वदुद्धृत्य दिनादि फलमिष्यते। यहाँ पर तीसरी का आधा श्लोक और चौथा, पांचवा तथा छठा श्लोक इस बात को प्रस्तुत करता है कि किस समय और किस स्थान पर ग्रहों का समागम होगा। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए इष्ट काल के दोनों ग्रहों के भोग्यांश का अंतर निकाल करके उनकी कला बनाई जाती है। इसको प्रत्येक ग्रह की दैनिक गति की कला से अलग अलग गुणा करके प्रत्येक गुणनफल को दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों की अंतर कलाओं से भाग देने पर यदि दोनों ग्रह मार्गी या दोनों ग्रह वक्री हो, परंतु यदि एक ग्रह वक्री हो और दूसरा मार्गी हो तो उपयुक्त प्रकार के गुणनफल को दोनों ग्रहों की दैनिक गतियों के कलाओं से जोड़ करके योग फल से भाग दे दिया जाता है। परंतु यदि दोनों ग्रहों का समागम हो चुका है और दोनों ग्रह मार्गी हों तो प्रत्येक लब्धि को उस ग्रह के भोग्यांश में घटा देने से उनकी दैनिक गति से गुणा करने पर यदि समागम होने वाला होगा तो लब्धि को ग्रह के भोग्यांश में जोड़ दो। यदि दोनों ग्रह वक्री हों तो इसकी उल्टी क्रिया करनी चाहिए, अर्थात यदि समागम हो चुका है तो लब्धि को ग्रह के भोग्यांश में जोड़ना है और होने वाला है तो उसको वहां से घटाना है। यदि एक ग्रह वक्री हो और दूसरा मार्गी हो तो इन्हीं नियमों के अनुसार
जहां जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार जोड़ने या घटाने की क्रिया की जाती है। ऐसा करने से राशि चक्र के उस स्थान के भोग्यांश का पता चल जाता है जहां दोनों ग्रह का समागम हो चुका है अथवा होगा। दोनों ग्रहों के भोग्यांशों के अंतर को इनकी दैनिक गतियों के अंतर से भाग देने पर जो लब्धि आती है, ईस्ट काल से उतने ही दिन के पहले या पीछे समागम हो चुका है या समागम होने वाला है, ऐसा हम बता सकते हैं। अब आपके सामने दृक् कर्म की रीति प्रस्तुत की जा रही है। दृक् कर्म की रीति को बताते हुए शास्त्रकार ने अपना प्रस्तुतिकरण निम्न प्रकार से किया है। कृत्वादिं क्षपामानं ततो विक्षेप लिप्तिका नतोन्नतं साधयित्वा स्वकालग्नवशात्तयो विश्वच्छायाभ्यस्तदा विक्षेपा द्वादशोदधृतात् फलं स्वनतनाडिघ्नं स्वदिनार्धविभाजितं लब्धं प्राच्यामिरं सौम्यात् विक्षेपात् पश्चिमी धनम् दक्षिणे प्राकपाले स्व पश्चिमे तु तथा क्षयः शत्रुग्रह जक्रांति भग्नाक्षेप लिप्तिका विकला सौमृणक्रांतिर्विक्षेपोर्भिन्न तुल्ययो नक्षत्र ग्रह जोगेषु ग्रहास्तोदय साधने शृंगोन्नतौ तु चन्द्रस्य दिक्कर्मादाविदम् अस्मृतम् तत्कालिकौ पुनः कार्यौ विक्षेपो तु तयोरथ दिक्तुल्यत्वेन्तरं भेदे योगशेषं ग्रहांतरम। यहाँ पर ग्रहों के दृक् कर्म के बारे में बताया जाता है। दृक् कर्म की आवश्यकता कहाँ होती है, इसका विवेचन भी इस श्लोक में प्रस्तुत किया गया है। ज्योति काल के ग्रहों के दिनमान और रात्रिमान तथा उनके विक्षेपों के मान की जानकारी करके फिर उस काल में से जो राशि पूर्व में लग्न हो उसको प्रत्येक ग्रह का नतकाल और उन्नत काल जानना चाहिए। उससे नत काल और उन्नत काल की जानकारी प्राप्त की जाती है। विक्षेप को उस स्थान की प्रभा से गुणा करके उसमें से भाग देना होता है, तो जो लब्धि आती है उसको प्रत्येक ग्रह की नत घटी से गुणा करके उसके दिनमान के आधे से या रात्रि हो तो रात्रिमान के आधे से भाग दे देना चाहिए। अब जो लब्धि आए उसको यदि विक्षेप उत्तर हो तो पूर्व कपाल के ग्रह के भोग्यांश से घटा दे, यदि पश्चिम कपाल हो तो उसमें जोड़ दे। परंतु यदि विक्षेप दक्षिण हो तो पूर्व कपाल से उस लब्धि को ग्रह के भोग्यांश में जोड़ दो और पश्चिम कपाल से घटा दो। ग्रह के भोग्यांश में 3 राशि जोड़कर उसकी क्रांति निकालो। इस क्रांति के अंश को विक्षेप की कला से गुणा कर दिया, गुणनफल को विकला समझकर ग्रह के भोग्यांश में जोड़ दिया। यदि क्रांति और विक्षेप की दिशाएं भिन्न हो, यदि इनकी दिशाएं एक हों तो घटा दिया। इस तरह से नक्षत्र और ग्रह के योगों में ग्रह का उदय और अस्त साधन करने से चंद्रमा का श्रृंगोन्नत जाने के पहले इस दृक् कर्म का संस्कार करना आवश्यक होता है। दृक् कर्म संस्कृत ग्रहों का ज्योतिकाल और इसके समय इनके विक्षेप, फिर इसकी जानकारी करके यदि विक्षेपों की दिशा एक ही हो तो अंतर करें, यदि उनकी दिशा भिन्न भिन्न हो तो आपस में जोड़ दें। ऐसा करने से जो मान हमें प्राप्त होगा वही ज्योति काल में दोनों ग्रहों का परस्पर अंतर होगा। इस आधार पर दृक् कर्म की रीति का ज्ञान हम कर सकते हैं, दृक् कर्म का साधन कर सकते हैं। इसको गणित की प्रक्रिया से और अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जिसको मैं बाद में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।